वेलकम टू IAS मेंटर। आज हमारा लेक्चर 7 है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 7 है। इसमें आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम उन दो नीतियों के बारे में, उन दो पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे अंग्रेजों की, जिसने इंडिया में अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश करने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। एक पहली नीति जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको इंप्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला आदमी है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही डायनामिक आदमी था, उसने काफी सारे काम किए, लेकिन उससे पहले लॉर्ड वेलेस्ले ने उस समय 1798 से लेकर 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ले इंडिया में गवर्नर जनरल रहा है। और लॉर्ड वेलेस्ले ने उस टाइम, ये वो पीरियड है 1799 से लेकर और 1815 तक का जो पीरियड है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का पीरियड है यूरोप के अंदर। जब वो किंग मेकर बना हुआ था, पूरा यूरोप उससे थर्रा रहा था। उस समय फ्रांस का झंडा जब यूरोप में लहरा रहा था, पूरे यूरोप में, उस समय लॉर्ड वेलेस्ले ने यहां पे थामा इंग्लैंड का झंडा इंडिया में, और उसमें सब्सिडी अलायंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि, ये दो राजाओं को लड़ा के, एक राजा से संधि करके दूसरे राजा को मार के, और जिस राजा की सहायता की जाती थी उससे सहायक संधि करके, और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, लूटा जाता था, अपना गुलाम एक तरह से बना लिया जाता था, डिपेंडेंट बना लिया जाता था। ये नीति ने इतना ज्यादा अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया है, यानी कि जो एक सेटलमेंट्स होते थे अंग्रेजों के इंडिया के अंदर, वो सेटलमेंट के बजाय उसने पूरा एम्पायर बना लिया। पूरा ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया पे छा गया, ब्रिटिश एम्पायर बना लिया इंडिया को। ये इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, ये जो सब्सिडी अलायंस है, जिसने बहुत मदद की अंग्रेजों की इंडिया के अंदर राज करने में। 200 साल अंग्रेज जो राज कर पाए यहां पे इंडिया में, या जो उन्होंने इंडिया के ऊपर जो अपना वर्चस्व कायम रखा, उसकी सबसे बड़ी वजह थी सब्सिडी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ले की देन थी। और उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने भी इनकी काफी मदद की। लेकिन अगर सहायक संधि नहीं होती, सब्सिडी अलायंस नहीं होता, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी उसका ही एक डेरिवेटिव है। कैसे है? लॉर्ड डलहौजी ने उन्हीं डिपेंडेंट स्टेट को जो है, लॉर्ड डलहौजी ने उन्हीं जो सब्सिडी अलायंस के अंदर डिपेंडेंट स्टेट थे, उन्हीं को एक पॉलिसी लाकर, जिसमें क्या था, हमारे यहां अडॉप्शन का जो मेथड है, अडॉप्शन मतलब अगर आपका बेटा नहीं है तो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना, अडॉप्ट कर लेना। यह अडॉप्शन की बहुत पुरानी प्रथा है। इसको उसने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। इसने बोला, अगर कोई राजा सहायक संधि में, सब्सिडी अलायंस में, डिपेंडेंट स्टेट है हमारे यहां, और अगर उसका अपना आयर, अपना कोई बच्चा नहीं है, तो उस केस में वो जो राजा है, वो जो राज्य है, वो अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाएगा। अंग्रेजों के साथ अंग्रेज उसको ले लेंगे, और वहां से उस राजा की डिसकंटिन्यू हो जाएगा राजा। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए, जिसमें अडॉप्शन को इन्होंने इनवैलिड कर दिया। इस तरीके से डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, और सब्सिडी अलायंस वाले जो डिपेंडेंट स्टेट थे उनको डायरेक्ट रूल करने के लिए उसने हड़पने की कोशिश की। और सब्सिडी अलायंस में कोई अपने मन से सब्सिडी अलायंस नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, जिन लोगों के, और एक दूसरे का डर दिखाकर लोगों को ये चीज है उसको फंसाया जाता था। जो लोग सहायक संधि कर लेते थे वो ठीक, जिन लोगों ने सहायक संधि नहीं की वो वार में वन वे और अदर उनको मार दिया जाता था। यानी या तो सहायक संधि करो, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, या तो सहायक संधि करो, या मतलब सब्सिडी अलायंस करो, और नहीं तो फिर वॉर करो और वॉर में मारे जाओ। जैसे टीपू सुल्तान वगैरह, इन्होंने नहीं माना तो उनको बाय हुक और बाय क्रूक उनको मार दिया गया, लड़ाई वॉर करके उनको खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये पूरी तरीके से इस पे लगे हुए थे कि पूरे इंडिया पे कब्जा करना है। तो इस नीति के बारे में आज हम लोग यहां पे बात करेंगे, जिसको, ये हमारा लेक्चर 7 है, और ऐसे ही हम फर्दर लेक्चर 8, 9 आपको पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लाते रहेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरा आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडियन पॉलिटी की। जिन बच्चों को भी, जिन लोगों को, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी की, IAS या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें जीएस में प्री और मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं। आप
प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, पूरी पॉलिटी का लेक्चर अवेलेबल है, हिस्ट्री के चल रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं, जो लोग भी प्रिपरेशन में है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो सही लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई वीडियोस आएंगी, जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, उसका रियल टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सिडी अलायंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सब्सिडी अलायंस? तो सब्सिडी अलायंस जो था वो वहां से शुरू करेंगे, ये लॉर्ड वेलेस्ली का था। किसका था? लॉर्ड वेलेस्ली। This is a treaty signed by the British with almost every native state of India. हर किसी नेटिव स्टेट, जितने भी नेटिव स्टेट थे इंडिया के, सबसे साइन कर लिया था। क्या करा था? सबसे साइन करवा लिया था कि भैया ऐसा है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी अचीव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द नेटिव स्टेट फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल डेंजर। कहता है खतरा तो आपको रहता ही है। बोले हाँ भाई खतरा तो रहता है, खतरा तो रहता ही है। हैदर अली को हैदर अली से खतरा है, नवाब को ऐसे खतरा है, क्या नाम है, हैदर अली को। उधर क्या नाम है आपका गलत, मैसूर को। उधर क्या नाम है, पंजाबियों को खतरा है किसी से, मतलब मराठाओं से, तो मराठाओं को खतरा है पंजाबियों से। हर किसी को किसी न किसी तरह से खतरा है ना। ये छोटे मोटे नेटिव राजा है तो उनको भी खतरा है किसी से, अपने बगल वाले ही राजा से खतरा है कहीं वो कब्जा ना कर ले। तो इंडिया की टेंडेंसी नहीं है ये, ठीक है भाई। इंडिया में समझ जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करूंगा ऊपर, वेरी गुड। तो ठीक है ना। तो ये खतरा हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं थी। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल जैसे बोलता कि हम बचाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, हम तुम्हारे क्या बन जाएंगे, पप्पा बन जाएंगे, ठीक है ना। पापा की परछाई काफी है, होता नहीं है कि बाप है तो फिर टेंशन नहीं है। देखो एक चीज होती है इंसान की कि बाप का साया बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और ये चीज है कि इंसान कहता है ना फिर पापा देख लेंगे, ठीक है, जहां तक मेरे बाप को ये सब डायलॉग आती है। लेकिन ये सब चीजें हैं कि मतलब बाप का साया बहुत बड़ी चीज है इंसान, ठीक है, उसकी परछाई भी बहुत होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि भाई इंटरनल एक्सटर्नल डेंजर से हम तुम्हें बचाएंगे, ठीक है, ओके। दूसरे बदले में हमारा राजा साहब ये सबसे वाले राजा थे, लगान वाले, पता है ना आपको। तो बोल नहीं पाते थे, मोती की माला सोचते थे निकाल के, तो लेकिन फिर देखा है आपने उसी कि वो देखता है कि वो जीत रहे हैं तो मोती की माला निकालने की सोचता है कि दे दूं, लेकिन फिर वो अंग्रेज को देते सबसे एडवांस, ठीक है, समझ लो ना। तो नेटिव को अपने एग्री होना था कि गिव अप देयर क्लेम्स ऑन, किन किन चीजों पे क्लेम छोड़ना है, डिफेंस के ऊपर क्लेम छोड़ना है, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी डिप्लोमेसी, यानी आप किसी से ट्रीटी नहीं करोगे बिना अंग्रेजों के कहे हुए, और डिफेंस हमारे हाथ में रहेगा, समझ लो ना, समझ लो। तो राजा को ऐसे देखते थे लोग, राजा साहब ऐसे देख रहे हो ना, पिक्चर बहुत सारी बातें कह देती, देख रहे हो ना, सारी फोटोज लगान के, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये बड़ी अच्छी मूवी थी, ओके। तो एक तो ये सरेंडर कर दिया, क्या कर दिया, फॉरेन अफेयर सरेंडर कर दिए, ठीक है, डिफेंस सरेंडर कर दिया, ऑल क्लेम ऑफ द इंडियन पावर दे हैव टू एक्सेप्ट द इंटरमीडिएशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें क्या था कि फॉरेन अफेयर्स में अगर कोई मैटर करना है, मतलब दूसरे बंदे से अगर कोई बात करनी है, या किसी से भी मतलब इंडियन पावर जो है, इंडियन पावर से कोई बात करनी है, तो इंटरमीडिएशन कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉरेनर जो है उनको सर्विसेज से रिमूव करो, यानी जो भी, जैसे बहुत सारी आर्मी में फ्रेंच वगैरह को भी लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा था, जैसे हैदर अली ने कर रखा था, और भी जगहों पे कर रखा था। तो बोला कि जितने भी फॉरेनर है, डच, फ्रेंच, इन सबको हटाओ, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रहेंगे, ठीक है। तो सारे फॉरेनर्स को क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, फ्रेंच गायब। उसके बाद ब्रिटिश ट्रूप जो है वो स्टेट से होगी कैपिटल में, और नेटिव स्टेट के कैपिटल में कौन रहेगा, ब्रिटिश ट्रूप। इसकी कॉस्ट कौन देगा, उनके खाने पीने रहने का राजा साहब कर देंगे, ठीक है। और ट्रूप किसकी कमांड में रहेगी, ब्रिटिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांड में, और कौन दे रहा है, और खर्चा कौन दे रहा है उनको, यानी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे लेकिन पैसा तुमसे लेंगे। अरे एक बाप से बहुत हूँ कि क्या नाम है, पैसा तुम दोगे मुझे, कपड़ा तुम दोगे, खाने के लिए मुझे तुम दोगे, लेकिन बात नहीं मानूंगा बात जो है पड़ोसी की मानूंगा। तो बाप को क्या गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो
बोला कि मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और बात तो पड़ोसी की मानेगा। खाएंगे भी नमक। ठीक है, तो ये चीज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कमांड रहेगी, तो नेटिव प्रूफ को अच्छा नेटिव प्रूफ को डिसबैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिसबैंड करना पड़ेगा। तो नेटिव लोगों को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी देती है प्रूफ करके तो ठीक है, लेकिन नेटिव जो पहले आपके ट्रूप से जैसे आपके जो सैनिक थे उनको हटाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? अब ऐसी ट्रीटी को एक्सेप्ट करना चाहेगा है? या नहीं करोगे तो बोरो का अच्छा रहेगी। और भी चीजें, ठीक है, एक्सपेंसेस कहां से आएंगे? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द नेटिव स्टेट, मतलब जो मेंटेनेंस का ट्रूप नेटिव स्टेट देगा, और अगर नहीं दे पाएगा तो टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ेगी, उसका यील्ड देना पड़ेगा, जो मतलब मूवमेंट होगी ना। जैसे पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या देना पड़ेगा? यील्ड देना पड़ेगा, मतलब वो है क्या नाम है, गेहूं चावल जो पैदा हो रहा है, राइट? अगर पैसा नहीं दे पाए या तो कैश या काइंड, कैसे देना पैसा? स्मॉल स्टेट को या तो कैश या काइंड, काइंड मतलब कुछ भी, जैसे कोई चीज उसके इक्वल है, राइट? ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, कहाँ पे रहेगा ब्रिटिश रेजिडेंट? नेटिव स्टेट के कोर्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा? अब वहां पे रहेगा तो इंटरनल मैटर को, वो कहने का मतलब ये है कि आपके इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट? लेकिन वो बैठा किस लिए? ठीक है ना, इंटरनल मैटर ठीक है ना। तो ये है, तो कंपनी जो है, हाउ डिड कंपनी बेनिफिटेड फ्रॉम द सब्सिडाइज यूपीएससी में इसका क्वेश्चन दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिलीव्ड फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट ऑफ द फ्रेंच। सबसे पहले बढ़िया नहीं हुआ, इंडियन स्टेट जो है उन्होंने सब्सिडाइज एक्सेप्ट किया, ठीक है, ओके। तो इससे क्या हुआ कि वो यूरोपियंस को, एनिमी जो कंट्री के हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करे, और कंपनी के हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करेगी। देखो फॉरेन ट्रेड खत्म कर दिया, नेपोलियन वाला ट्रेड खत्म हो गया, फ्रेंच वाले एम्प्लॉय ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी सॉवरेन मतलब सॉवरेनिटी की खत्म हो गई, वो किसी से ट्रीटी कर ही नहीं सकते, डिप्लोमेटिक टाई कर ही नहीं सकते। अगर वो चाहे भी कि डिप्लोमेटिक टाई करनी है तो नहीं कर सकते, समझ लो ना। उसके अलावा अपनी मिलिट्री, कंपनी की मिलिट्री जो है, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी मिलिट्री एम्पायर, जिसमें क्या होगा, आर्मी स्टेशन रहेगी कहाँ पे? एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, है ना। और वो भी किसके कॉस्ट पर? मजा आ रहा है? चारों तरफ से घेर लेते हैं। हाँ, तो ये ट्रीटी प्रपोज कैसे करी इन्होंने? कैसे प्रपोज करी? ईस्ट इंडिया ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फ्रेंड, देखो ऐसे आसानी से कोई नहीं मानता। देखो आज के मैं सोचो कि नेता जो राजा थे वो बेवकूफ थे, ऐसा नहीं। अंग्रेज चालाक थे और बहुत चालाक थे और कहीं, ठीक है। अब देखो क्या करते थे, पहले वो किसी फ्रेंडली स्टेट से, किसी एक स्टेट से दोस्ती बनाते थे। किससे? जैसे नदीम से दोस्ती बनाएगी, ठीक, नदीम इज द किंग ऑफ अ स्टेट, राइट, और सलमान इज द किंग ऑफ अनदर स्टेट, एंड रक्षा इज द किंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, मतलब क्वीन ऑफ समवेयर, तो रानी लक्ष्मीबाई मान लेते। तो ऐसे कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है कि नदीम से दोस्ती होगी हमारी, और नदीम को हमने सलमान खान के खिलाफ धीरे धीरे भड़काया, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली दुश्मनी, और दोनों में थोड़ी रैंडनेस थी, उसको हमने गन को ज्यादा बढ़ा दिया। हमने कहा यार वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है, क्या कर सकता है? तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है सलमान, तुम्हें खतरा है, तुम्हें भी दिख रहा है कि खतरा जो है, हमला तो कर सकता, उधर भी भड़काया जा रहा है दूसरी साइड से, समझ रहे ना। अब ये तो है कि डर तो है, खतरा तो है, हमला तो कर सकता है, तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त नहीं, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे हेल्प के बदले? क्या करेंगे? देखो आवाज आ रही, तो क्या है कि हम किस दिन काम आएंगे, ठीक है। चलो वो हमला करेगा तो हम तुम्हारे वो करेंगे, ठीक है, तुम्हारी डिफेंड करेंगे, ओके। कौन सी तरह में ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग राजा को भड़का रहे हैं वीक राजा की तरफ अभी, या कभी कभी ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है वीक राजा अपने आप को महसूस कर रहा है, दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, तो किसी एक ही तरफ हो गए, तो एक ही तरफ हो गए। अच्छा बोला कि उसके ऊपर हमला कर देते नहीं तो तुम्हारे पर हमला कर देगा, ठीक है ना, मौका नहीं देना चाहिए, हमला करा तो बोलेंगे हमला, ठीक है सर आप हमारे लिए हमला तो करेंगे, ठीक है सब कुछ करेंगे, लेकिन ये बताइए कि फिर जो है आपको क्या मिलेगा इससे? क्या आज तुम्हारे दोस्त ये क्या कम, तुम्हारे दोस्त ये क्या कम है, हमें क्या मतलब, ठीक है देखेंगे यार, जो तुम्हारा दिल करे खुशी में दे देना, जो हमारी ट्रूप को जो है भाई खाना पीना तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है बिल्कुल सही। ये स्टार्ट, ये पहली स्टेज है, हमला हो गया सलमान के ऊपर, सलमान की कुटाई, ठीक है, सलमान की कुटाई, हमला हो गया, सलमान को डिसबैंड कर दिया, हटा दिया,
नदीम साहब आ गए। अब नदीम साहब क्या देंगे, याद करो। मीर कासिम ने क्या दिया था, मीर जाफर ने क्या दिया था, 2 करोड़ रुपए जमीन 2 करोड़ रुपए पर दनाज 24 पर है, और जमींदारी, ठीक है ना, जमींदारी वगैरह राइट है ना, तो ट्रेडिंग राइट वगैरह भी है। तो ऐसे ही आपको भी खुशी में बहुत कुछ देना पड़ेगा पहली बात को, और इतना लेंगे जैसी तैसी कर देंगे। उसके बाद में तुम जीते किसकी मदद से, अंग्रेजों की मदद से। तो गन उसको मार सकती है तो तुम्हें कौन सा छोड़ देगी, ठीक है ना। तो अब मजबूर कर देंगे तुम्हें कि भाई नेटिव आर्मी तो बेकार ही है, क्या करें, हमारी आर्मी रही है और हम तुम्हारी आगे भी बात करेंगे, तुम तुम्हारे दोस्त हो, क्या करेंगे, दोस्त ट्रस्ट बना लिया, चीतें उसकी मदद से नहीं है, डर भी है कि भाई चार बोलेंगे तो फिर हमारी तरफ तो घुमा देगा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं क्या, मजबूर हो गए, पैसा भी खो दिया, अंग्रेजों का मेंटेन भी कर रहे हैं, और उसके बाद में क्या हो रहा है, बोल सकते नहीं हो, पैसा तो उसके लिए है जो उसका जीता था, क्रेडिट फ्री करवा दिया अपनी सब कुछ है, समझ रहे हो। आपको पूरा इंटरनल मैटर ठीक है, आपको उसका राज्य भी अपना हो गया, आपके पास आ गई जमीन, मेंटेन भी तो करना है। उसके बाद ठीक है, उतना थोड़ा मोड़ा राज्य आपने जो भी जीत लिया, लेकिन अब आर्मी किसकी हो गई, उनकी, अपनी आर्मी में डिस्बैंड कर दी। अब किसी से ट्रीटी कर रही है तो किससे पूछना पड़ेगा, ये पहला स्टेज होता था, पहले फ्रेंडली बनाओ, दोस्त बना के फिर कूदेगा, बनेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले करती थी, लैंड देती थी, फ्रेंडली स्टेट को क्या देती थी, अपने ट्रूप देती थी, और फिर उन ट्रूप को हटा दी थी, समझ लो ना। एक बार अगर ट्रूप्स अंदर गई सारी चीजें, और ये सब बहुत बार तक होता रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा कब निकला, समझना कैसे लगता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सेकंड स्टेज, पहले फ्रेंडली स्टेट को क्या लैंड किया, ट्रूप लैंड किया, अपने इनके खर्चे पे उठवाए। जब खर्चा उठाने की आदत हो गई तुम्हारी ब्रिटिश ट्रूप के बाद के टाइम पे, तो किस टाइम पे उठाओ, क्योंकि खतरा तो तुम्हें हमेशा बना रहेगा ना। भाई जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो सलमान की दोस्त है, ठीक है, अब उनका भी राज है। अब सलमान पिटे भागे या जो भी रहा, उससे आपकी दुश्मनी उसके दोस्त से तो हो ही गई ना, कि मेरे दोस्त को मारा तुमने तो अब तुम्हारी पिटाई होगी, तो तुम्हें खतरा तो बना हुआ है ना, तो तुम्हें आर्मी स्टेशन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और भी अच्छी क्वालिटी की आर्मी, क्योंकि आपकी आर्मी तो उसकी ट्रेंड है नहीं ना, उनके पास वेपन है उस तरह से, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले फ्रेंडली स्टेट को ट्रूप लैंड करता है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है इंडिया जो ईस्ट इंडिया की फ्रेंडली स्टेट है वो फाइट करेंगे कॉमन कॉज के लिए, किसके लिए, कॉमन कॉज के लिए। रिटर्न में वो क्या प्रोवाइड करेगा, उसको मनी देगा, पैसा देगा, सेकंड स्टेज है, ठीक है, पैसा मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कहेगी कि भाई देखो हम आपको मैन पावर, आज टू सप्लाई द मैन पावर फ्रॉम द नेटिव स्टेट, बोला कि आप हमें कोई मैन पावर नहीं दो, हम आप मैन पावर देंगे आपको, ठीक है, आप हमें सिर्फ पैसा दो, क्या दो, उनको मेंटेन करो सोल्जर्स को, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सोल्जर्स फाइट करेंगे, समझ लो ना। तो ये ट्रूप चाहे इंडियन हो चाहे जो ट्रूप, वो सब किसके अंडर में आ गए, समझ लो ना। ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द डिफेंडिंग इंडियन अलाय, ठीक है, अपनी क्या हुआ, इन्होंने स्टेशन कर दिया क्या, इस सब्सिडी अलायंस की फोर्सेस कहां पे स्टेशन कर दी, उनके बॉर्डर पे। अगर पैसा नहीं है तो क्या देंगे, लैंड टेरिटरी देंगे, ठीक है, ग्रेन देंगे, किसको करने के लिए, ट्रूप को मेंटेन करने के लिए, समझ में आएगा। नवाब ऑफ अवध 1765 में जो है सबसे अलायंस हुए, ठीक है, 1765 में क्यों हुए, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, तो उनको होना पड़ा मजबूरी, ठीक है। बाद में और बंगियार किंग मैसूर 1799 में जब हैदर अली मारे गए और टीपू सुल्तान मारे गए तब हुए ना, अवध को एनेक्स कर लिया 1808 में। ये शुरुआत में इनिशियली के फॉर्म में था, लेकिन फिर ये जो रियल सब्सिडी जो वेलिस्ले ने किया है, सब्सिडी में तो उसी टाइम आ गया था, कब वेलिस्ले से पहले, लेकिन सब्सिडी का इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। जब वेलिस्ले आया तो काम हो गया है, तो अवध को भी उसने सब्सिडी जो प्रॉपर वाला है उसमें साइन करवाया थे 1801 में। आर यू गेटिंग? पेशवा को सेक्रेटरी मराठवाड़ में कूट काट कर दिया, 1801 में ही कर लिया, ठीक है। और बाद में उनको फिर भोसले, सिंधिया, जोधपुर ये सब सारे आ गए, जयपुर ये सब आ गए, ठीक है। तो समझ लो, ये तो समझ में आ गया, सबसे ज्यादा समझ में आ गया भाई। देखिए मेन बात ये थी, अब इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो इंटरनल मैटर में हम आपके इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरनल मैटर मतलब क्या है, आपको किसी को सजा देनी है, नमाज पढ़वानी है, रोजा रखवाना है, पूजा पूजा करनी है, करो, मंदिर मस्जिद करो, लेकिन बाकी सब हम यही करेंगे। अंग्रेजों का हमेशा से ये एटीट्यूड रहता है,
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन शैतान का भी यही है, उसको आपको जो करना है करो। मेन चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेरा रहेगा, समझ लो ना। शैतान एक सिस्टम बनाता है और आप जानते भी नहीं हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो। और इन लोगों को क्या उससे फायदा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, रजिस्ट्री कर रहा है, ठीक है। और फिर इन लोगों के नाम लिख लेना कि कौन सी ईयर में कौन लोग सबसे लास्ट में आए हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसके बाद जो सबसे खतरनाक डॉक्ट्राइन लेकर आया है 1799 के बाद, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कौन सा है? तो ये दो तरह की ट्रीटीज जो है जो फेमस है, कौन सी, एक सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी, दूसरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की ट्रीटी, ठीक है ना। तो सब्सिडियरी अलायंस वाला क्या है, सब्सिडियरी अलायंस क्या चीज होती है, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडियरी अलायंस मैंने आपको बताया कि ये जो अलायंस है लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पर हुआ है, उसने किया है, और उसने जो है एक तरह से बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। इस डॉक्ट्राइन ने, इस चीज़ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है देश को जो है गुलाम बनाने में। और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिया है। अब ये ट्रीटी क्या थी, व्हाट वाज द ट्रीटी? द ट्रीटी वाज साइंड बाय द ब्रिटिश with almost every native state of India, ठीक है, a device for establishing indirect control of British hegemony on Indian state। तो ये एक डिवाइस था जो ब्रिटिश की तरफ से था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले जो है 1798 में आया है, और इसने इसको फाइनल सेव दिया है इस चीज़ को, ठीक है। इसने क्या किया, इन दिस context of the imminent danger from the French because of the Napoleonic War, increasing hostility of the Indian state towards East India Company, इसने ये फॉर्मूला लेकर आया ये कि एक दोस्ती की तरह से देखो, गुलाम इनको दोस्ती करके बनाओ, ठीक है, और एक्सप्लॉइट करो। और दूसरी तरफ नेपोलियन से भी इनको खतरा था कि नेपोलियन पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक तरह से पूरे यूरोप में तो उसका जब वर्चस्व चल रहा था उस टाइम, ठीक है ना। तो नेटिव राजाओं से ये ट्रीटी इन्होंने साइन कराया। अब इसमें क्या होता था, इससे यह था कि नेपोलियन का इन्फ्लुएंस यहाँ ना आ सके, इसलिए उसने क्या, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया वुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटिव स्टेट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर। मतलब यह क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से प्रोटेक्ट करेगी, किसको, नेटिव राजाओं को, ठीक है ना, पहली चीज ये। दूसरा, द नेटिव स्टेट ऑल्सो एग्री टू गिव अप देयर क्लेम ऑन डिफेंस, यानी उनका क्लेम डिफेंस पे क्लेम, एक्सटर्नल अफेयर्स पे, यानी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यानी डिप्लोमेसी वो नहीं करेंगे, और दूसरा डिफेंस पे उनका कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेटिव स्टेट्स क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे अपनी फॉरेन अफेयर्स को, ठीक है, सरेंडर देयर फॉरेन अफेयर्स, ऑल क्लेम ऑफ द ऑन द अदर इंडियन पावर्स, दे हैड टू एक्सेप्ट द इंटरमीडिएशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फॉरेन पॉलिसी में खुद अपना कुछ नहीं करेंगे, यानी जो इंटरमीडिएशन जो बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इन्होंने ये किया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद ये क्या करने लगे कि जो है ऑल फॉरेनर्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जो भी फॉरेनर्स थे, जैसे उस समय फ्रेंच वगैरह को कुछ लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा था और लोगों को, तो उन सबको उसको हटाना था, ठीक है ना, सारे जितने भी फॉरेनर्स थे उनको हटाना था। A contingent of the British troop is to be stationed in the capital of the native state, the cost of the native state themselves, ठीक है। तो देखो ये क्या कॉस्ट कौन उठाएगा, नेटिव स्टेट, और कहाँ रहेगी स्टेशन, कैपिटल में रहेगी। ट्रूप किसकी कमांड में रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड में रहेगी। सोचो, यानी आपसे मतलब आपके खर्चे पे रख रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, और कमांड कौन दे रहा है। और नेटिव जो ट्रूप होते थे, यानी नेटिव जो उनके सोल्जर्स होते थे, उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नेटिव ट्रूप और डिसबैंडेड, मतलब खत्म कर दिया, उनको हटा दिया, ठीक है, कि मतलब अब आर्मी नहीं रहेगी वो। उसके अलावा व्हाट इज इट, तो इसमें क्या है, क्या नाम है, हाउ टू मीट अप द एक्सपेंसेस, तो टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ट्रूप नेटिव स्टेट वर टू सरेंडर अ टेरिटरी। मतलब इसमें यह था कि मतलब अगर कैसे खर्चा कैसे उठाएंगे, तो या तो टेरिटरी दोगे या तो फिर उनका जो यील्ड है, मतलब जो पैदावार है उसका दोगे, ठीक है, एंड इक्वल इनकम टू द कॉस्ट ऑफ द बॉर्न बाय द ट्रूप। और कितना दोगे, जितना कॉस्ट ट्रूप को मेंटेन करने में लग रहा है उतना आपको क्या नाम है, या तो जमीन दो उतनी की, या तो यील्ड दो, जो भी पैदावार है वो दो, ठीक है। व्हाट इफ द स्टेट डज नॉट हैव मनी टू पे, अगर स्टेट के पास पैसा ना हो पे करने के लिए खर्चा आर्मी का, तो क्या होगा, तो स्टेट सिमिलर, तो उसको कैश और काइंड में देना पड़ेगा। क्या होगा, काइंड मतलब उससे रिलेटेड जमीन दे दो जाके, है ना, देना पड़ेगा। A British resident is to be appointed in the native state's court who was not to interfere in the internal matter of the state, यानी कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा नेटिव स्टेट्स के कोर्ट में, और वो जो है वर नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द स्टेट, यानी मैटर ऑफ स्टेट में वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये पूरे पॉइंट्स है। हाउ डिड द कंपनी
बेनिफिटेड फ्रॉम द सब्सिडी अलायंस, को क्या बेनिफिट हुआ है सब्सिडी अलायंस में। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिलीव, ठीक है, फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट ऑफ द फ्रेंच ऑफ इंडियन स्टेट which accept the subsidy at least employ the European और एनिमी ऑफ द कंपनियों के एनिमीज को अपॉइंट नहीं करेंगे। एक तो इनको इससे बच गए, ठीक है ना। सोवर्निटी ऑफ इंडियन स्टेट जो है वो लूज हो गई, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी से टाई कर नहीं सकते थे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी मिलिट्री पावर, और इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज मिलिट्री पावर का एक्सपेंशन हुआ। आर्मी स्टेशनड अप इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, अब इनकी आर्मी हर जगह स्टेशन है, हर एक स्टेट में, हर कॉर्नर में, ठीक है। और कॉस्ट कौन उठा रहा है उसका, उसकी स्टेट उठा रहे, ठीक है। और इस ट्रीटी को प्रपोज कैसे करते थे लोग, क्या होता था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता था, वो भी देख लीजिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ट्रूप लैंड करती थी टू द फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, पहला स्टेप होता था। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंडली स्टेट जो है वो फाइट करते थे कॉमन कॉज के लिए। किसके लिए, कॉमन कॉज के लिए, मतलब कॉमन कॉज, जैसे कि अब इन्होंने सबसे अलायंस कर लिया मान लो मराठा से और हैदराबाद से, और लड़े किससे, मैसूर से, ठीक है, हैदर टीपू सुल्तान से। तो ये करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि फ्रेंडली स्टेट से वो लोग लड़ते थे कॉमन कॉज के लिए, और रिटर्न में क्या होता था, नेटिव स्टेट जो होता था वो मनी देता था उनको, क्या देता था, पैसा देता था। उसके बाद में स्टेज 3 के अंदर क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क नो टू सप्लाई ऑफ द मेन पावर फ्रॉम द नेटिव स्टेट, वो कहता था मेन पावर नहीं दो, यानी सोल्जर्स हम खुद अपने लाएंगे, ठीक है ना, सोल्जर्स नहीं, सिर्फ क्या दो, पैसा दो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा दो और सोल्जर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइट करेंगे, ठीक है। तो यानी एक तरह से इनका आपका एम्प्लॉयमेंट आपके उनका तो गया, आपके नेटिव उसका, और ये लोग मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ये लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द डिफेंडिंग इंडियन एलाई, इंडिया क्या करते थे, इसलिए कि हम आपको डिफेंड कर रहे हैं ये दिखाते हुए वो क्या करते थे, अपनी आर्मी को स्टेशन कर देते थे, सबसे सब्सिडी फोर्सेस को, ठीक है। और नो मनी रिक्वायर्ड, अगर पैसा जरूरत नहीं है तो फिर क्या करेंगे, लैंड और टेरिटरी शुड बी, लैंड और टेरिटरी देनी पड़ेगी, किसके लिए, ट्रूप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, अगर पैसा नहीं है तो। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने किया। और इन्होंने कैसे उसको सबसे अलायंस में क्या किया है, नवाब ऑफ अवध को 1765 में 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद में सबसे अलायंस बना लिया है, ठीक है ना, इनिशियली सबसे पहले। उसके बाद में मैसूर में 1799 में टीपू सुल्तान को मारने का, और वडियार किंग जो था उसको बना लिया। फिर अवध को फुल फ्लेज जो है 1801 में बना लिया। फिर पेशवा को सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, भोसले, सिंधिया, जोधपुर लेटर इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, जोधपुर, जयपुर, इन लोगों को भी किया। तो इस तरीके से इन लोगों ने मतलब सब्सिडी अलायंस में आ गए। अब सब्सिडी अलायंस में जब आ गए, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि अब जो आता है कि मतलब बाद में क्या हुआ, एक दूसरी थ्योरी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कौन सी, ट्रेडिशनल। देखो, हमारे इंडिया में अडॉप्शन की थ्योरी बहुत ही पुरानी है, बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही है। अडॉप्ट करने वाला, सन को अडॉप्ट करने वाला जो डॉक्ट्राइन बहुत पुराना है, बहुत एंशियंट टाइम से ट्रेडिशन था कि मतलब अडॉप्ट कर सकते थे। और इनहेरिटेड, और उसके जिसको अडॉप्ट किया जाता था, जैसे किसी के कोई बच्चा नहीं है और उसको अडॉप्ट कर लिया किसी ने, तो उसको सारी वो राइट्स होते थे, सारी प्रॉपर्टी के राइट्स, पैटर्न फादर को जो भी होता था सारे राइट्स उसको मिलते थे अगर किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो, ठीक है ना। 1825 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एवरी सिंगल रूरल हिंदू लॉ इज फ्री टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर, रियल और अडॉप्टेड। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अलायंस वालों से बोलती है 1825 में कि आप आज़ाद हैं, आप कोई भी इंडिया का जो भी रूलर है वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है अपना सक्सेसर, चाहे वो रियल सन को करे या अडॉप्टेड सन को करे। लेकिन 1831 में आते आते इनका स्टैंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक 31 में इसमें एक बात कर देते हैं, ऐड कर देते हैं क्लॉज, ये धीरे धीरे करते हैं चीजें, ठीक है। क्या करते हैं कि द गवर्नमेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन रूलर टू नॉमिनेट हिज अडॉप्टेड सन एज हिज आयर। अब यहाँ पे 31 में आते आते ये क्या करते हैं कि अब इन एप्लीकेशन आप करते हो कि हम, मेरा आयर जो है, मैं इस बंदे को बनाना चाह रहा हूँ, अपना नॉमिनेट करना चाह रहा हूँ कोई अडॉप्टेशन को, तो वो अगर उसको लगेगा गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए तो करेगी, अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेगी, ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। 1848 के अंदर आके डलहौजी जो है वो गवर्नर बनता है, लॉर्ड डलहौजी 48 में गवर्नर जनरल बनता है, और ये स्टार्ट करता है एनेक्सेशन करना स्टेट्स का। एनेक्सेशन करना, एनेक्स करना स्टेट को कैसे, डिपेंडेंट जो स्टेट्स थे जिनके पास भी रियल आयर नहीं था, इसने कानून लेकर आता है कि जिनके पास रियल आयर नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, तो अडॉप्टेड सन को नहीं माना जाएगा, उनको ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर रियल सन है तो वो क्लेम करे तो ठीक है,
और अगर रियल सन जिनका नहीं है उनको क्या नाम है आयर नहीं दिया जाएगा, उनका सारा राज जो है ब्रिटिश इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अडॉप्टेशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया यहाँ पे। अब ये हुआ जैसे इसने कहा, इसके बाद अप्लाई किसके ऊपर किया, इसने सतारा के ऊपर 1848 के अंदर सतारा को इसने सब्सिडाइज के तहत ले लिया, उसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ले लिया। और जद्दापुर और सांबापुर को 1849 में ले लिया, भगत को 1850 में ले लिया, उदयपुर को 1852 में ले लिया, झांसी को 1854 में ले लिया, नागपुर को 1854 में ले लिया। तो ये देखो, ये जो मैप दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना सब प्रिंसली स्टेट थे और कौन सा ब्रिटिश इंडिया था, और इसी में ये लोग जो है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अपना वो चला रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया रूल्ड इन इंडिया। इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एनेक्स करने के लिए करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है। तो पिछला वाला जो स्लाइड है उसमें आपको क्लियरली दिया हुआ है कि कब किसको किया है, देखो किया है ना। 54 के अंदर जो है झांसी को किया है, 49 के अंदर संबलपुर को किया है, और 17 को 1848 के अंदर किया है। 48 तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने मतलब इनको भी और इनको भी, यानी दोनों लोगों को कहानी की खत्म की एक तरह से, जो पहले यूरोपियंस को मारा वॉर वगैरह करके, और यहाँ पे आपको पता है प्रिंसली स्टेट को पहले तो वॉर भी किया, जिसमें से आपको वो दिखा होगा, ठीक है, मराठास को और बंगालीज को, और उसके अलावा बंगाल को, मराठा को, पंजाबियों को और मैसूर को, सबको हराया। उसके बाद सब्सिडाइज करके और चीज़ें करके ये लोग जो है अपना मतलब वो लेकर आए, सब्सिडाइज वगैरह करके इन लोगों ने क्या किया, इस पे उसको भी कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो इतनी तो काम किया इन्होंने। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आती है कि अब जब इन्होंने बना लिया, मतलब अपना राज कायम कर लिया, तो अभी कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। तो अब कानून की बात आएगी, आगे से हम लोग कानून की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को जो करना है वो इतना करना है, दो बातें पढ़नी है। एक तो जो वॉर इन्होंने किए, मतलब फ्रेंच, क्या नाम है, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेनिश, उनसे, यूरोपियन से, फिर जो वॉर और जो बातें हुई इंडियन स्टेट के साथ, फिर दो डॉक्ट्राइन, सब्सिडाइज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन दोनों के बारे में अभी आपको सब्सिडाइज लिखना है एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये दोनों चीजें लिखनी है, साथ साथ का सब्सिडाइज को एकदम अच्छे से लिखना है। किसी सब्सिडाइज की एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सब्सिडाइज के ऊपर, तो इसको लिख लीजिए, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिख लीजिए, और उसमें एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा कब किसको किया है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना रखो, इसको इतना इसका